हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। और इस कोरोना के टाइम में आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। देखिए, मैंने आपके लिए जो टॉपिक था चल रहा है हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र आपका टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर देखिए, मैंने बताया था कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन संरचना को लेकर पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं। पूछ लिया जाए आपको फेरिंग्स क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, ठीक है, एपिग्लोटिस क्या होता है, ग्लोटिस क्या होता है, एल्वियोली क्या होती है, ब्रोंकाई क्या होता है, ब्रोंक्यूलस क्या होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रक्चर पर ज्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। चलो, आज हम देखने वाले हैं कि एल्वियोली कैसे काम करता है हमारे लंग्स के अंदर, यानी फेफड़ों के अंदर जो कूपिकाएं होती हैं ना, वो कैसे काम करती हैं, कैसे हमारे रक्त को शुद्ध करती हैं, इस चीज को देखते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने कल आपको बताया था कि फेफड़े के अंदर क्या क्या होता है। पूरी संरचना आपके सामने खोल के बताई थी ना, चित्र की सहायता से समझाया भी था। लेकिन अभी आपको इतना नहीं पता कि उस फेफड़े के अंदर आपका ब्लड कैसे शुद्ध होता है, यानी द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है हमारे फेफड़ों के अंदर, और इस काम को कौन करता है, इस सारी चीजों की चर्चा करते हैं, ठीक है। तो टाइम ना लगाते हुए चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, आज हम बताने वाले हैं आपके लिए कि रक्त का शुद्धिकरण, यानी रक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है, यानी रक्त का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है। देखो, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भाइयों मैं आपको बता देता हूं कि इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत बधाई कि हमारे सब्सक्राइब 400 हो चुके हैं। इसके लिए आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में ये भी देखो, हमारा चैनल है साइंस को चला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब इंक्रीज करवाइए। अभी जितने भी मित्र हैं, आपके जितने भी रिलेटेड हैं जो कि जुड़ना चाहते हैं हमारे साइंस चैनल से, पढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो उनको एक बार लिंक सेंड जरूर करें, जिससे कि वो सब्सक्राइब कर सकें और डेली रूटीन से अपनी पढ़ाई भी कर सकें, ताकि हमारी वीडियो प्रमोट हो जाएगी तो बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ पाएंगे और अच्छे से पढ़ पाएंगे ना। तो उन सभी स्टूडेंट्स की भलाई के लिए, उनकी हेल्प के लिए हमने ये चैनल बनाया था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर सपोर्ट करोगे, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। रक्त का शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, इस चीज को देखने वाले हैं। अभी तक आपने जितनी भी कोचिंग्स में पढ़ा होगा, आपको बस इतना ही बताया गया होगा कि रक्त जो शुद्ध होता है ना फेफड़ों में होता है, और रक्त का जो शुद्धिकरण होता है कौन सी विधि द्वारा होता है, विसरण विधि द्वारा होता है। लेकिन कोई आपको ये नहीं बताएगा कि विसरण विधि होती क्या है, ठीक है। ध्यान से देखना अभी। मान के चलिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है भैया, ये है एल्वियोली। क्या है ये? एल्वियोली। एल्वियोली का मतलब आपको बताया था, एल्वियोली कहते हैं किसको? कूपिकाओं को, कूपिकाओं को, ठीक है। तो आपको ये भी बताया था कि हमारे फेफड़ों की जो इकाई होती है ना, कोशिका होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एल्वियोली यानी कूपिका बोलते हैं। और जो कोशिका होती है किसी भी अंग में वही काम करती है, कार्यात्मक इकाई इनको बोला जाता है, ठीक है। तो ये कूपिका होती हैं और इनकी स्ट्रक्चर एक अंगूर के समान बताई थी मैंने, ठीक है। अब याद कीजिए तुम, एक चीज आपको बताई गई थी पहले कि ये आपका हार्ट है, ऐसे कुछ बताया गया था, ये आपका हार्ट है, ठीक है। यहाँ जो ब्लड जाता था यहाँ से, वो ब्लड कहाँ जाता था? सीधे हमारे लंग्स में जाता था। कहाँ जाता था? लंग्स में जाता था। कि कौन लेके जाता था इसे? फुफ्फुसीय धमनी लेके जाती, याद है आपको, ठीक है। और आपको बताया था कि फिर यहाँ प्योर होके जो ब्लड जाता था ना, वो जाता था, कौन लेके जाता था उस ब्लड को? फुफ्फुसीय, कौन लेके जाता था? फुफ्फुसीय सिरा लेके जाती थी। आपको ये सब कुछ बताया हुआ है ना मैंने, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ समझ में आएगा, है ना। मैं इस टॉपिक को आपके रक्त परिसंचरण तंत्र जो टॉपिक है उससे जोड़ना चाहता हूँ, बिल्कुल, है ना। चलो देखो, ये एल्वियोली है, ये जो
जो एल्वियोली है कहाँ पर है, हमारे फेफड़ों के अंदर है, लंग्स के अंदर है, ठीक है। हमारा ब्लड यहाँ से जो अशुद्ध रक्त है वो आ रहा है हमारे फेफड़े की तरफ, ठीक है। तो हमारा ये रक्त आ रहा है इधर से, क्या आ रहा है, रक्त आ रहा है, ये जो ब्लड है वो आ रहा है। और ये ब्लड कैसा होगा भैया, अशुद्ध ब्लड होगा, कैसा होगा, अशुद्ध रक्त होगा। और इस अशुद्ध रक्त को लेकर कौन आएगा, फुफ्फुसीय धमनी, कौन लेके जाएगा, फुफ्फुसीय धमनी लेकर आएगी। और फुफ्फुसीय धमनी जैसे ही यहाँ पर लेके आएंगे ना, जैसे यहाँ पर ये ब्लड आ जाएगा। हाँ, एक और चीज ये बताओ तुम, ये जो अशुद्ध रक्त है इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगी या CO2 ज्यादा होगी, क्या ज्यादा होगी, देखो इसमें CO2 तो क्या होगी, ज्यादा होगी। मैं यहाँ लिख देता हूँ CO2 तो ज्यादा होगी, ज्यादा का मतलब ऊपर से, और O2 क्या होगी, गैस कम होगी, समझ में, ठीक है। यहाँ पर CO2 तो कैसी है, ज्यादा है, और O2 कैसी है, कम है। अब मुझे आप बताइए कि इस एल्वियोली से ऊपर कौन जुड़ा हुआ था फेफड़ों में, एक चीज आपने पढ़ी होगी, ब्रोंक्यूलस, पढ़ा हुआ ना, वायुकोष्ठ नलिकाएं, वायुकोष्ठ नलिका, ये आपने पढ़ा होगा। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम जब सांस लेते हैं, हम जब एयर लेते हैं, इंटर करते हैं अपने शरीर में, तो वो एयर जाती है फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों के अंदर सबसे पहले ब्रोंकाई में जाती है, फिर जाती है आपकी ब्रोंक्यूलस में, ये ब्रोंक्यूलस है, ठीक है। यहाँ पर जैसे जाती है ये एयर जा रही है, क्या जा रही है, एयर जो हम वायुमंडल से ले रहे हैं। और आप सभी को पता है कि एनवायरनमेंट से ली गई जो एयर होती है, वायुमंडल से जो हम एयर लेते हैं ना, उसमें 21% तो क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन होती है, ठीक है। और CO2 कितनी होती है, 0.03% होती है। तो आप देखिए O2 इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, और CO2 क्या होगी, इसमें कम होगी, यही तो होगा, ठीक है। अब मुझे एक चीज यहाँ पर आप बताना कि विसरण कहते किसे हैं। देखिए विसरण किसे कहते हैं, इस चीज को आपको दिमाग में रखना है, विसरण कहते किसे हैं। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो विसरण होता है ना भैया, एक विधि होती है, उस विधि के अंदर गैसों की एक विधि होती है, ठीक है। उस विधि के अंदर क्या होता है, देखो उस विधि ये कहता है विसरण कि अगर गैसों में अंतर है, ध्यान से सुनना, अगर गैसों में अंतर है तो उच्च घनत्व वाली गैस हमेशा निम्न घनत्व वाली गैस के पास आती है। दोबारा सुन लीजिए, यदि गैसों में अंतर है तो उच्च घनत्व वाली गैस निम्न घनत्व वाली गैस के पास आती है। देखो गैसों में अंतर नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन कैसी है, कम, ये अंतर ही तो है। यहाँ CO2 ज्यादा है, यहाँ CO2 कैसी है, कम, गैसों में अंतर है, तो ये विधि अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है उच्च घनत्व वाली गैस कम घनत्व वाली गैस के पास आ जाती है। तो बताओ उच्च घनत्व इसका नहीं है क्या, इसका उच्च घनत्व है, ये निम्न घनत्व वाली गैस के पास चली जाएगी, CO2 के पास चली जाएगी, कहाँ होके जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं, CO2 निकल गई यहाँ से, और ये उच्च घनत्व वाली जो ऑक्सीजन है वो निम्न घनत्व वाली ऑक्सीजन के पास क्या हो जाएगी, आ जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ से कि इस एयर में से ऑक्सीजन तो यहाँ मिल गई है, और इसमें से CO2 क्या हो गई है, बाहर निकल गई है। ऑक्सीजन मिल गई है, CO2 बाहर निकल गई है। जब ऑक्सीजन मिल जाएगी, CO2 निकल जाएगी, तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, रक्त में ज्यादा हो जाएगी। और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा, हमारे शरीर में ज्यादा हो जाएगी ना, हमारे रक्त में, सॉरी हमारे रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी ना, तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। और इस शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, और CO2 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ CO2 ज्यादा था, ऑक्सीजन कम था। तो ये जो इस रक्त को जो लेके जाएगा हमारे हृदय तक, देखो अभी फेफड़े के अंदर हमारा ये अशुद्ध रक्त आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी लेके आ रहा है अशुद्ध रक्त, ठीक है। फेफड़ों के अंदर एल्वियोली है, वहां पर ये सारा काम हो रहा है, ध्यान रखना, एक एल्वियोली में इतना सारा काम हो रहा है। ऐसे ही हमारी 30 करोड़ एल्वियोली में ही होता है ऐसा, ठीक है।
अब यहाँ से रक्त शुद्ध होकर कौन लेके जाएगा, बताओ कौन लेके जाएगा, फुफ्फुसीय शिरा, और कहाँ लेके जाएगा, हृदय में, और हृदय के कौन से भाग में, बाएं आलिंद में लेके जाएगा। ठीक है, ये सब चीज आपको क्लियर रखनी है। किस विधि द्वारा हो रहा है ये सब कुछ, ये हो रहा है विसरण विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा, डिफ्यूजन की प्रोसेस इसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन मेथड। ठीक है, ये सब कुछ आपको याद रखना है। देखो दोबारा देखो एक बार, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रक्त का शुद्धिकरण, यानी द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, यही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपको ये देखना है कि रक्त हमारा शुद्ध कैसे होता है, आखिर फेफड़ों के अंदर क्या होता है जो हमें मतलब हमारे रक्त को शुद्ध कर देता है। तो जैसे हमारा रक्त आया फेफड़ों के अंदर, लेके कौन आएगा, फुफ्फुसीय धमनी, तो रक्त आएगा, अशुद्धि तो आएगा शुद्ध होने के लिए, अशुद्ध रक्त जैसे ही आ रहा है, अशुद्ध रक्त में CO2 ज्यादा होगी, ऑक्सीजन क्या होगी, कम होगी। जैसे यहाँ पर ब्लड आएगा, इसमें एयर ऊपर से आएगी, एयर में O2 ज्यादा होती है, CO2 कम होती है, ब्लड में CO2 ज्यादा है, O2 कम है। गैसों में अंतर दिखाई दे रहा है, जब गैसों में अंतर होता है ना, तो उच्च घनत्व वाली गैस निम्न घनत्व वाली गैस के पास ट्रांसफर हो जाती है। ये CO2 ज्यादा है, कम वाली के पास जाएगी, यानी बाहर निकल जाएगी। O2 यहाँ पर ज्यादा है, ये कम वाली के पास आएगी, ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, CO2 निकल जाएगी, ब्लड कैसा हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। ठीक है, ये किस विधि द्वारा होता है, विसरण विधि, जिसे डिफ्यूजन की प्रोसेस हम बोलते हैं। ये सब कुछ आपको बताया गया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। देखिए एक बार एक दो लाइन में लिख देता हूँ मैं, कूपी कहाँ है, विसरण की विधि द्वारा, विधि द्वारा रक्त को शुद्ध करते हैं, रक्त को शुद्ध करती हैं, गैसों के विनिमय से रक्त का शुद्धिकरण होता है, गैसों के विनिमय से रक्त का शुद्धिकरण होता है। देखो आप याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन सी विधि द्वारा होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस यानी विसरण विधि द्वारा होता है। आपसे पूछ ले कोई कि हमारे शरीर के अंदर गैसों के विनिमय का काम कौन करता है, तो गैसों के विनिमय का काम, गैसों के विनिमय का मतलब समझते हैं, गैस का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज करना। यहाँ पर O2 CO2 निकल रही है, ऑक्सीजन आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, CO2 निकल रही है, गैस क्या हो रही है, बदल रही है, तो गैसों का एक्सचेंज हो रहा है। इस काम को कौन करता है, इस काम को करती है कूपिकाएं। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। चलो यहाँ तो समझ में आ गया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, तुम चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। ठीक है, चलो फिर इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलो रफ कर देते हैं। और देखिए भाई, जिस किसी भाई को प्रॉब्लम आ रही है ना, जिस किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन अब पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन, या फिर हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी साझा कर सकते हैं। आपके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने लिख दिया है। चलो अगला देखते हैं। अगला आता है, एक क्रम आपको बताया जाएगा, एक टेबल सी बता रहा हूँ आपके लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है और अभी क्या पढ़ना है। ठीक है, देखो अब तक जो भी मैंने इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया है, वो सभी चैप्टर के बारे में रिवीजन होगा एक तरह से आपका, है ना। ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नोट पॉइंट मैंने लिखवाया है। चलो सबसे पहले क्या बताया था मैंने आपके लिए, सबसे पहले बताया था श्वसन तंत्र होता है क्या, क्या होता है भैया, श्वसन तंत्र होता है हमारे शरीर में गैसों के आदान प्रदान के माध्यम से एनर्जी प्राप्त हो रही है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, श्वसन तंत्र। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई वायुमंडल है और वायुमंडल से एयर आ रही है, क्या आ रही है, हवा, एयर, और एयर को हम जैसे सांस के रूप में लेते हैं, सबसे पहले प्राइमरी ऑर्गन कौन सा होता है, हमारा नोज होता है, प्राथमिक अंग कौन होता है, नाक होती है। तो सबसे पहले कहाँ लेंगे उसे, नोज में लेंगे, नाक में।
पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी देखते रहना, ये पूरी हमारी जो एयर है कहाँ तक जाएगी, फिर कहाँ तक जाएगी, ये सारी चीजें आप देखते रहना, ठीक है। नोज है, नोज के बाद जैसे एयर जाती है आगे, हमने क्या पढ़ा था, आपको पढ़ाया था दूसरा अंग पढ़ा था फेरिंक्स, याद होगा आपको, फेरिंक्स, फेरिंक्स यानी ग्रसनी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था, ग्रसनी में बताया था कि ये जो अंग होता है ना, वो आहार नली श्वास नली दोनों को क्या करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों का अवेयरनेस मार्ग होता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ गई थी सांस, आपकी एयर कहाँ गई थी, आपकी एयर गई थी एपिग्लोटिस में, कहाँ गई थी भाई, एपिग्लोटिस में, जिसे हम क्या बोलते हैं, घाटी का ढक्कन। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ, आप देख लेना। एपिग्लोटिस के बाद एक अंग छुआ था उसने, जिसका नाम था, यानी एक अंग उसने टच किया था जिसे हम विंड पाइप बोलते हैं, विंड पाइप यानी श्वास नली। जिस भाई को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हिंदी में भी देख सकता है, मैं दोनों ही लैंग्वेज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। विंड पाइप के अंदर एक पढ़ा था हमने लैरिंक्स, पढ़ा था नहीं लैरिंक्स, वहां पर जाती है, लैरिंक्स बोलते हैं कंठ को, किसको बोलते हैं, कंठ। अब इसके अंदर भी बहुत कुछ मैंने आपको बता दिया था, विंड पाइप के बारे में, एपिग्लोटिस, फेरिंक्स, नोज, इन सभी के बारे में मैं बता चुका हूँ डिटेल से ना। अब देखिए कंठ से हमारी एयर कहाँ जाएगी, आप देखिए माइंड में इस चीज को बिठा लीजिए कि कैसे कैसे पूरी क्रोनोलॉजी में आपको बता रहा हूँ, पूरा क्रम आपको याद करवा रहा हूँ, जिससे आपको ये सुविधा रहेगी हमारी एयर कहाँ तक जाती है, कैसे हमारे शरीर में रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। लैरिंक्स के बाद हमारी जो एयर है वो फेफड़ों में एंटर कर जाती है, और फेफड़ों में एंटर करने से पहले एक विभाजन बताया था जिसे 1 डिग्री डिवीजन बोलते हैं, जिसका नाम क्या था भैया, ब्रोंकाई। क्या नाम था इससे, ब्रोंकाई, और जिसे हम हिंदी में तो क्या बोलते हैं, वायु नलिका बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ तो आपको ये 2 भागों में बट जाती है। अब फिर आगे जाके इसका भी विभाजन हो जाता है फेफड़ों के अंदर, और वो विभाजन किसमें होता है, ब्रोंक्यूल्स में होता है, किसमें होता है, ब्रोंक्यूल्स में होता है, जिसे बोलते हैं क्या, वायु कोष्ठ नलिकाएं, वायु कोष्ठ नलिकाएं बोलते हैं, ठीक है। अब आगे जाके ये जो एयर है वो एक अंगूर नुमा संरचना से होकर जाती है, और जिसे हम क्या बोल देते हैं, एल्वियोली। अभी पढ़ा आपने एल्वियोली क्या होता है, आप सभी को पता है, इसे क्या बोलते हैं, कूपिका बोलते हैं, कूपिका या क्या बोलते हैं, वायु कोष्ठक बोलते हैं, या वायु कोष्ठक, वायु कोष्ठक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मैन होता है, आपको इसके बारे में बहुत कुछ आपको बता चुका हूँ मैं, कितनी संख्या होती है, ये क्या काम करती है ना, ये है क्या चीज, फेफड़ों की कोशिका कहते हैं इसे, पूरी श्वसन तंत्र की इकाई इसको बोला जाता है, एल्वियोली को। ये सारी चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये एल्वियोली क्या काम करता है, ये गैसों के, देखो मैं बता देता हूँ, ये गैसों के विनिमय से, गैसों के विनिमय से विसरण विधि द्वारा रक्त को शुद्ध करता है। आपको ये चीज भी मैंने आपको बता दी हाईलाइट करके कि एल्वियोली का काम इतना होता है, ठीक है। देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप पढ़ चुके हैं, बिल्कुल पढ़ चुके हैं। लेकिन आप देखिए, आप एक अनुमान लगा के बताइए कि हम एयर ले रहे हैं, एयर में जरूरी नहीं होता हम सांस के रूप में ऑक्सीजन ही लें, ठीक है। आप कोई भी गैस ले सकते हैं, गैसों का मिश्रण आप लेते हैं, उस गैस में जैसे आप सांस ले रहे हैं तो सांस में जरूरी नहीं है ऑक्सीजन है, उस सांस में ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हीलियम, आर्गन, है ना, धुएं के कण भी होते हैं, धूल के कण भी होते हैं। उन सभी चीज़ों को आप एयर के रूप में हम अपने शरीर में एंट्री देते हैं, और वो नोज से होते हुए ऐसे करके यहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, तो शुद्ध ब्लड को लेकर पहुँच जाता है, कौन सी नलिका लेके जाती है, उसको लेके जाती है फुफ्फुसीय सिरा, बताया था ना आपको, फुफ्फुसीय सिरा लेके जाती है। और इस फुफ्फुसीय सिरा फिर कहाँ पर लेके जाती है, हृदय के कौन से भाग में पहुंच जाएगा रक्त आपका, बायां
निलय, बायां आलिंद, सॉरी किसमें, बायां आलिंद में पहुंच जाएगा। और बायां आलिंद के बाद आपका जो ब्लड है वो कहां पे पहुंच जाएगा, दायां आलिंद में, सॉरी बायां निलय में, कहां पहुंच जाएगा, बायां निलय में। और बाएं निलय के बाद आपका जो ब्लड है ना फिर कहां मूव करेगा, आपका ब्लड पहुंच जाएगा महाधमनी में, है ना, कहां पहुंचेगा, महाधमनी। बताया था ना शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो होती है उसे बोलते हैं क्या, महाधमनी, और साइंस में से ऑर्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। महाधमनी के बाद जो आपका ब्लड है वो कहां तक पहुंचेगा, अंगों तक पहुंचेगा, ठीक है। अंगों के बाद ऊतकों तक पहुंचेगा, ऊतकों के बाद फाइनली कहां पहुंच जाएगा, कोशिका के अंदर पहुंच जाएगा, कहां पहुंच जाएगा, कोशिका के अंदर। आपका जैसे ही ब्लड पहुंचेगा और ब्लड में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, तो इस कोशिका के अंदर ही आपका कोशिकीय श्वसन होगा। कौन सा श्वसन होगा, कोशिकीय श्वसन होगा, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। उस चीज को हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिफाइन कर देंगे। लेकिन जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन को रक्त लेके जाएगा ना, तो यहाँ पर होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और क्या बना देगा, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP। ये ऊर्जा का फॉर्म होता है, आपको बताया गया था इन सारी चीजों के बारे में। ये इसके अंदर ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर ही अभिक्रिया बनती है जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है ATP की फॉर्म में, ठीक है। तो आप ये पूरी की पूरी कैनोलॉजी समझ गए होंगे कि कैसे हमारे शरीर में एयर एंटर करती है, किन किन अंगों को टच करके जाती है, सभी के बारे में पढ़ा आपने। एयर जाती है पहले नोज में, है ना, नोज में फिल्टर होती है एयर क्षंति में, उसके बाद ग्रसनी में, फिर घाटी के ढक्कन से टच होती है, फिर विंड पाइप में होके जाती है, लैरिंक्स पढ़ते हैं, ब्रोंकाई पढ़ते हैं, ब्रोंक्यूलस से होकर एल्वियोली पहुंचती है। एल्वियोली में आपका ब्लड शुद्ध हो जाता है विसरण की विधि द्वारा, CO2 निकल जाती है, ऑक्सीजन इन हो जाती है। फिर यहाँ से ऑक्सीजन को ब्लड में हीमोग्लोबिन लेके जाता है, पहले फुफ्फुसी शिरा के माध्यम से हृदय तक पहुंचता है, हृदय के बाएं आलिंद में, फिर बाएं निलय में, फिर महाधमनी से होकर अंगों तक, अंगों से फिर ऊतक, और ऊतकों से फाइनली कहाँ पहुंच जाता है, कोशिकाओं में। और कोशिका से छोटा तो कुछ नहीं होता शरीर में, ठीक है। तो यहीं पर होता है आपका श्वसन, जिसे बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन या बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। और यहाँ पर ये रिएक्शन होती है और आपका जो रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वो फिनिश हो जाता है, ठीक है। इन सारी चीजों को बताऊंगा कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे होता है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक क्या आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप मुझे बताइए कि यहाँ से लेकर, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से लेकर और जो मैंने ये बॉक्स बनाया है ना, ये बॉक्स तक कौन सी एयर होती है इस प्रोसेस में, बताइए। इस प्रोसेस में एयर होती है पूरी की पूरी, यानी गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है, गैसों का मिश्रण, यानी ये गैसों का मिश्रण होता है। गैसों का मिश्रण का मतलब इसमें बहुत सारी गैसें होती है, जरूरी नहीं होता ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन भी होती है, CO2 भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, हीलियम होता है, नियॉन होता है, और अदर गैसेस भी इसमें जुड़ी होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन घुल जाती है हमारे रक्त में और बाकी की सभी बाहर हो जाती है। ऑक्सीजन फिर यहाँ से होकर जाती है, ठीक है, और यहाँ से लेकर और पूरी की पूरी इस प्रोसेस में जो आपको बताया जाएगा, यहाँ से लेकर इस पूरी की पूरी इस प्रोसेस में कौन सी गैस होती है, इसमें होती है O2 गैस। कौन सी गैस होती है, O2 गैस, ठीक है। आपको ये भी चीज याद रखनी है, तो ये पूरा का पूरा आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। तो अब मैं रफ कर रहा हूँ इसको, या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या मैं इसे रफ कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करवाइए, चैनल को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और आप कमेंट कर दिया करो भाइयों, जिससे कि मुझे पता चले कि आपकी प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैं पूरा प्रयास करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।